So today we are going to discuss the very short question answer of 6th semester biopharmaceutics and pharmacokinetics 2 marks question answers which are very important for the AKTU final examinations. Okay, so first क्वेश्चन है इसमें डिफाइन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद फार्मूला. ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपेरेंट वॉल्यूम बताना है फॉर्मूले के साथ. अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है. ठीक है, तो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप किससे डिनोट करते हैं, तो क्या होता है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इधर. द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, मतलब एक कोई भी अनुमानित वॉल्यूम होता है बॉडी फ्लूइड का जिसके अंदर जो ड्रग है वो क्या रहती है, डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, तो क्या होगी डेफिनेशन, द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट में ड्रग है, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी बताया आपको सबको. ठीक है, क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी, कितनी परसेंट जो ड्रग है वो डायरेक्टली अनचेंज फॉर्म में कहाँ गई है, ब्लड में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई है अनचेंज फॉर्म में. ठीक है, अब ये भी इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी बतानी है. ठीक है, तो व्हेन द सिस्टमिक, पहले हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी. व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली इज डिटरमाइंड इन कंपैरिजन टू इट्स आईवी एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कब होती है, किसे कहा जाता है, जब एक सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली, जब एक ड्रग ओरली ली जाए. ठीक है, तो उसकी अवेलेबिलिटी किससे कंपेयर की जाएगी, आईवी वाले रूट से. ठीक है, यानी कि आईवी वाले रूट से जब एक ओरली ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करके उन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी. व्हेन द सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली इज कंपेयर टू दैट ऑफ ओरल स्टैंडर्ड ऑफ सेम ड्रग. ठीक है, उसमें हम किससे कंपेयर कर रहे थे, आईवी से, कि मतलब हमने कोई भी क्या दी, ड्रग दी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक करते हैं हम किससे, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से. लेकिन रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, ओरल स्टैंडर्ड जो ओरल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ओरल का स्टैंडर्ड होगा कि इतनी परसेंट ड्रग जो होगी वो क्या होगी, अनचेंज फॉर्म में ब्लड के अंदर चली जाएगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में. तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, ओरली हमने जो ड्रग दी है उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, ओरल स्टैंडर्ड के साथ. ठीक है, तो ये आप सो थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये, तो इसको आप देख लीजिए. सबसे पहले इसका क्या है, ठीक है, कंपार्टमेंट मॉडल्स. ये क्या कह रहा है, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स को क्लासीफाई करना है, मतलब आपको उसके नेम्स देने हैं अलग अलग क्लासेस में. ठीक है, तो पहला कौन सी क्लास है, कंपार्टमेंट मॉडल्स. ठीक है, कंपार्टमेंट मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं, दो तरीके के आते हैं, कैटेनरी मॉडल और दूसरा है मैमिलरी मॉडल. ठीक है, एक हो गया कैटेनरी मॉडल, दूसरा मैमिलरी. मैमिलरी में भी 2-3 आते हैं, कौन कौन से, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट और मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल. ठीक है, दूसरा है फिजियोलॉजिकल मॉडल, इसमें सिर्फ 2 आते हैं, परफ्यूज़न लिमिटेड मॉडल और दूसरा क्या, डिफ्यूज़न लिमिटेड मॉडल. ठीक है, थर्ड है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल. पहला वाला क्या था, कंपार्टमेंट मॉडल, उसके बाद हम देखते हैं नॉन कंपार्टमेंट मॉडल जिसमें क्या होता है, AUC और MRT. ठीक है ना. क्वेश्चन 4 है एनलिस्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसमें पर्टिकुलर कौन सा पूछा गया है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, जो किसको अफेक्ट करते हैं, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को. ठीक है, तो आपने जैसे कि पढ़ाई होगा तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स आपको लिख देने हैं उसके आंसर में. ठीक है, जैसे पहला है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, दूसरा है इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, थर्ड है ड्रग स्टेबिलिटी इन GIT, pH ऑफ GIT, सरफेस एरिया ऑफ GIT, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, ब्लड फ्लो कैसा है, इफेक्ट ऑफ फूड. ठीक है, ये सारे क्या फैक्टर हैं जो क्या किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को. ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है डिफाइन लोडिंग डोज और एक मेंटेनेंस डोज. ठीक है, एक होती है लोडिंग डोज और एक मेंटेनेंस डोज. ठीक है, जैसे कि आप दवाई लेते हैं
तो जो स्टार्टिंग में कोई भी मेडिकेशन लेंगे तो वो कौन सी होगी, लोडिंग डोज। उसके बाद उसको जैसे मान लो वो एक थेरेप्यूटिक एक्शन शो करने लगी, उसके बाद उसको स्टेडी स्टेट में रखने के लिए मेंटेनेंस डोज दी जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको। डेफिनेशन देखो लोडिंग डोज की क्या कह रहा है, अ डोज ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ थेरेप्यूटिक लेवल ऑफ मेडिकेशन। मतलब पहले हम ऐसी डोज देंगे जो क्या करेगा, जो ड्रग को कहाँ पर लेके जाएगी, थेरेप्यूटिक लेवल पर, यानी कि एक्शन शो करने लगेगी। ठीक है, तो उसे बोला जाता है लोडिंग डोज। दूसरी है मेंटेनेंस डोज। अब लोडिंग डोज देने के बाद क्या होता है, अब थेरेप्यूटिक एक्शन शो करने लगा, अब उसको क्या करना है, हमें उस थेरेप्यूटिक एक्शन कंटिन्यू शो करती रहे। ठीक है, तो ऐसी डोज दी जाती है। किसके बाद दी जाती है, आफ्टर द लोडिंग डोज अनदर डोज इज गिविंग, दूसरी डोज दी जाती है मेंटेन करने के लिए स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, और इसको क्या भी बोलते हैं, प्लेटू, विच इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनएम्यूरेट टेक्निक्स टू एनहांस डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, डिसोल्यूशन रेट को बढ़ाने के लिए या एनहांस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो आप ये सारी टेक्निक्स को नोटबुक में अपने उतार लीजिए और इनको लिखिए आइएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा। पार्टिकल साइज़ को घटा देंगे तो भी क्या होगा, डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा। सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, उनका यूज़ करने के बाद भी क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉलिक्यूलर इनकैप्सुलेशन, प्रोड्रग, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो क्या हो जाती हैं, ईजिली डिसॉल्व हो जाती हैं इन कंपेयर टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्म और फिर है नैनो सस्पेंशन। तो ये इनमें से ज़्यादा जितने पॉइंट हो सके आप लिखिए आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अभी हमने पीछे मेंटेनेंस डोज में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस डोज में एक पर्टिकुलर क्या देते हैं, ड्रग ऐसे देते हैं कि वो जो थेरेप्यूटिक लेवल है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो क्या है इसमें देखो, द कंसंट्रेशन एट विच द ड्रग लेवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसे ही क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग लेवल की वो कंसंट्रेशन जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसे ही क्या बोला जाएगा, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन आपको पता ही है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है नॉन रीनल यानी कि किडनी से अलग और कौन कौन से रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो लीवर बाइल का ये कैसे एक्सक्रीट होता है, फीसिस के फॉर्म में, लंग्स, एक्सेल्ड एयर, जीआईटी में देखते हैं स्वेट, सलाइवा, टीयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, जब क्या होता है, जब प्रोटीन क्या करती है, ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, उसे ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, या फिर उसे क्या भी बोलते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, तो देख लेते हैं डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। ठीक है, किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसका, ड्रग का, किसके साथ, प्रोटीन के साथ, और उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। ठीक है, और कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने को, प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच इंटरेक्शन। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिखिए ना, प्रोटीन प्लस ड्रग। ठीक है, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा।